आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में समझेंगे, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया क्या है, इसके इंट्रोडक्शन, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, अगर एंटीजन है तो इसका कल्चर कराएंगे तो किस तरह का शो करेगा, और इसका पैथोजेनेसिस क्या है, और इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, और इसके डायग्नोसिस कैसे बनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। प्लस इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि इससे नॉर्मली किस तरह की डिजीज़ होती है या किस तरह की डिजीज़ ये कॉज करती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये पेयर्ड में रहता है। पेयर्ड में रहने के कारण ही इसको स्ट्रिप्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी कई सारे बैक्टीरिया आपस में एक के साथ एक इस तरह से पेयर में बनाए रखने के कारण इसको एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक स्ट्रिप बना लेता है। इसीलिए इसको हम स्ट्रिप्टोकोकल बोलते हैं। कोकल नाम से ही है कि या तो एक कॉमा शेप का है, दैट मीन्स या तो स्फेरिकल ये पूरा रहता है ये, या फिर ओवल शेप का पाया जाता है ये। ओके, इसके टाइप के ऊपर हम ध्यान देते हैं। इसके दो तरह के टाइप होता है, एक होता है बीटा हेमोलाइटिक और एक होता है नॉन बीटा हेमोलाइटिक। बीटा हेमोलाइटिक कहने का मतलब है जो ब्लड को हीमोलाइसिस करे, यानी जो तोड़ देता हो। तो दो तरह का है, कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया ब्लड को तोड़ देता है और कुछ ऐसा है जो ब्लड को नहीं तोड़ता। जब अगार के साथ ब्लड अगार के साथ किया जाता है तो कुछ में टूट जाते हैं तो उसको बीटा हेमोलाइटिक, और जिसमें नहीं टूटता उसे हम नॉन बीटा हेमोलाइटिक के नाम से जानते हैं। बीटा हेमोलाइटिक भी फर्दर 5 से 6 तरह का पाया जाता है, यानी इसको फर्दर 5 से 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, तीसरा है ग्रुप सी, चौथा है ग्रुप डी, और पांचवें ग्रुप में ग्रुप ई, एफ, एच, के और यू आ जाता है। ये सारे ग्रुप आ जाते हैं। अगर ग्रुप ए की बात करें तो ये ह्यूमन पैथोजेनिक होता है, यानी इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल, ये ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं। ग्रुप बी की बात करें तो ये नॉर्मली यूटीआई, नियोनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस कराते हैं, यानी कि जो यूटीआई होता है तो यूटीआई में जो इन्वॉल्व होने वाले जितने बैक्टीरिया हैं उसमें से ये भी है। और स्ट्रेप्टोकोकल का ये ग्रुप, हीमोलाइटिक ग्रुप का ये ग्रुप बी है ये, यानी जो ग्रुप बी होता है हीमोलाइटिक ग्रुप का, जो स्ट्रेप्टोकोकल का है सब वेरिएंट, वो हमारा यूटीआई कॉज कराता है। या नियोनेटल सेप्सिस, जो बच्चा जैसे तुरंत जन्म लेता है और उस समय उसको सेप्सिस हो जाता है इन्फेक्शंस के कारण, तो उसके मेन जो कॉज होते हैं वो भी ये स्ट्रेप्टोकोकल के बी ग्रुप के कारण ही होता है। या मेनिंजाइटिस में भी एक तरह का मेनिंजाइटिस ये भी कराता है। ठीक है, ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी कॉज साइनोसाइटिस, जो हमारा नाक बहता है, नाक में जो नोज़ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण से नसल सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, नाक बहने लग जाता है, तो उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है मेनली उसके कारण से होता है। तो ये जो साइनोसाइटिस कराता है वो ग्रुप सी कराता है। एंडोकार्डाइटिस, जो एंडोकार्डियम होता है हमारा हार्ट की जो एक लेयर होती है चारों तरफ की, उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है वो भी इस कारण से होता है। या यूआरटीआई का मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि गला में, नाक में, ये थोड़ा ट्रेकिया में, फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा हो, यहाँ इस तरह की सूजन हो रही हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ये उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। ग्रुप डी जो बैक्टीरिया है इसका स्ट्रेप्टोकोकल का, हीमोलाइटिक का, वो एंटेरोकोकाई या कार्डियोवैस्कुलर इन्फेक्शन कराता है या मेनिंजाइटिस कराता है। एंटेरोकोकाई कहने का मतलब है पेट के अंदर होने वाला इन्फेक्शन। एंटेरो का मतलब है पेट, इंटेस्टाइन, कोकाई यानी कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी पेट के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकाई का जो सब वेरिएंट पाया जाता है वो ग्रुप डी पाया जाता है। या कार्डियोवैस्कुलर इन्फेक्शन, यानी हार्ट के जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो इन्फेक्शन पाए जाते हैं, या फिर मेनिंजाइटिस में भी इसका रोल होता है। ग्रुप ई, एफ, एच, के एंड यू, ये भी इसके बी के सब वेरिएंट्स होते हैं, सब ग्रुप पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी देखें कि ये किस तरीके का दिखता है, तो ये स्फेरिकल शेप का होता है पहला चीज़, या फिर ओवल शेप का होता है। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसी स्फेरिकल या ओवल शेप जब आपस में मिल जाते हैं तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम स्ट्रिप के नाम से बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं।
ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं कर पाते। नॉन स्पोरिंग होती है, यानी स्पोर का कोई फॉर्मेशन, चाहे एक्सोस्पोर चाहे एंडोस्पोर, नहीं बना पाते ये, यानी हार्श एनवायरनमेंट में अपने आप के लिए कोई भी स्पोर नहीं बना पाते, या फिर अपना वेजिटेशन करना होता है तो वेजिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी ये स्पोर का यूज़ नहीं करते ये। अगर इसका हम कल्चर कराएं तो कल्चर में किस तरीके का शो करता है, कल्चर में ये एरोबिक होता है। एरोबिक कहने का मतलब जिसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये एरोबिक होता है, या फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। फैकल्टेटिव एनारोबिक कहने का मतलब कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें में ये अनएरोबिक पाया जाता है। और इसके जो बेस्ट टेम्परेचर मानी जाती है जिस पे ये अच्छे से ग्रो करता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके अंदर जो सीरम एसिटिक फ्लूइड होता है या ग्लूकोज होता है, इसके ग्रोथ के लिए पाया जाता है, यानी कि ग्लूकोज या सीरम एसिटिक फ्लूइड अगर आप डालेंगे तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छे तरह से होता है, यानी कल्चर में। 24 घंटे के बाद जब आपने इस बैक्टीरिया को डाल दिया कल्चर में, मीडियम आपने बनाया, सीरम एसिटिक एसिड उसके अंदर डाल दिया या फिर ग्लूकोज डाल दिया, तो 24 घंटे के बाद, यानी इंक्यूबेशन 24 घंटे की इंक्यूबेशन के बाद कल्चर कैसा शो करता है, ग्रैनुलर ग्रोथ शो करता है, यानी छोटे छोटे उसमें दाने दिखने लग जाएंगे। यानी बैक्टीरिया को आपने लिया, कल्चर मीडियम आपने रेडी की, 37 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर दे दिया, एरोबिक कंडीशन दे दिया, फैकल्टेटिव एनारोबिक कर दिया, ऐसा जो रिक्वायरमेंट है वैसा रिक्वायरमेंट दे दी, उसमें ग्लूकोज या एसिटिक एसिड उसमें आपने डाल दी। उसके बाद उसमें ग्रोथ होना शुरू करेगा। जब ग्रोथ होना शुरू करेगा तो उसमें आपको 24 घंटे के बाद क्या अपीयर होगा, ग्रैनुलर अपीयरेंस होगा, ग्रैनुलर ग्रोथ, यानी कि लगेगा छोटे छोटे कुछ दाने से उभर आए हैं, ठीक है, विथ पाउडरी डिपॉजिट। उसके साथ साथ आपको पाउडर होता है ना, उस तरह से पाउडर के जैसा, उसमें चूर्ण के जैसा, पाउडर के जैसा डिपॉजिट कुछ चिपका हुआ सा आपको महसूस होगा, दिखाई देगा। तो ये तो रहा इसके कल्चर का। अब बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें कि बायोकेमिकल रिएक्शन किस तरीके से करता है, तो ये फर्मेंट्स करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे कि ग्लूकोज, लैक्टोज, सिलिकॉन, सॉर्बिटोल, मैग्नीटोज, इन सभी चीज़ों को ये फर्मेंट करता है। फर्मेंट करके ये एसिड बनाता है, लेकिन गैस का फॉर्मेशन नहीं करता। ये बात को ध्यान देने वाली बात है ये। इसके अंदर हम एंटीजन की बात करें कि इसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो इसके अंदर MTR, ये 3 तरह का एंटीजन पाया जाता है मेनली। और ये एंटीजन M, एंटीजन T या एंटीजन R, ये तीनों के तीनों प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, यानी कि प्रोटीन वाले नेचर के होते हैं ये, ओके। इसके अलावा, इस एंटीजन के अलावा इसके अंदर और भी एंटीजन पाया जाता है जिसका नाम है स्ट्रिप्टोकाइनेस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, इरिथ्रोजेनिक कॉजेस, ठीक है। यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस की बात करें तो ये जो DNA है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। स्ट्रिप्टोकाइनेस है, वो स्ट्रिप्टोकाइनेस से ये अलग जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस तरह से इसके पास इतने तरह के ये एंटीजन पाए जाते हैं। अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें कि ये डिजीज़ कैसे कॉज करता है, क्या है इसका पैथोजेनेसिस, तो स्ट्रिप्टोकोकस जो पायोजेंस है वो मोर इन्वेजिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ये इन्वेजिव होते हैं, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट्स में ईजिली ये घुस जाते हैं। प्रोड्यूस सेप्टिसेमिया, जब जाते हैं तो सबसे पहले सेप्टिसेमिया प्रोड्यूस करते हैं, यानी पूरी बॉडी में वो एक तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड करा देते हैं। स्प्रेड लोकली अलोंग लिम्फेटिक, यानी कि सबसे पहले ये लोकली प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद में पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में ये चले जाते हैं, ब्लड वेसल से लिम्फेटिक सिस्टम में ये, यानी कि ये तो एक इन्वेजिव है। इन्वेजिव होने के कारण ये बहुत इजीली कहीं पर भी एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद फिर ये सेप्टिसेमिया प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ब्लड के साथ तो मिल जाता है। अब ब्लड के साथ मिल के जहाँ पर भी लिम्फेटिक चैनल ब्लड से जुड़े हुए हैं उसके थ्रू ब्लड से वो लिम्फेटिक चैनल में चला जाता है। सपोज कीजिए जैसे कि ये स्ट्रिप्टोकोकल बैक्टीरिया है, ये एंट्री किया ब्लड वेसल्स में, किसी एक सर्कुलर पार्ट में, मान लो स्किन पे एंट्री किया। अब यहाँ पे स्किन है तो यहाँ से एंट्री किया तो यहाँ से सीधा जाएगा ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से सीधा पूरे ब्लड से पूरे बॉडी में मिल जाएगा, सेप्टिसेमिया हो जाएगा। और वहाँ से जो भी लिम्फेटिक से सिस्टम जुड़े हुए हैं, जो ब्लड वेसल से लिम्फेटिक का कनेक्शन है, जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम में वो चला जाएगा ये। फिर ये क्या करेंगे,
ये क्या क्या मेनली कॉज करता है, मेनली ये URTI करता है। URTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, और इसके अलावा जितने भी हमने ऊपर देखे हैं वो सारी चीज़ें कॉज करता है ये। अगर हम इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करें कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस में किस तरह की चीज़ें शो करता है, तो आप देखेंगे जब आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो TLC का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। जब आप CBC का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें TLC का लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, और साथ साथ न्यूट्रोफिल पे अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, न्यूट्रोफिल लगभग 80% तक अपने जो नॉर्मल रेंज होता है उससे बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, लगभग 80%। इसके अंदर जो स्पेसिमेंस बात करें, कौन कौन सा स्पेसिमेन लेते हैं इसके कल्चर के लिए या इसके इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो थ्रोट का स्वैब लेते हैं, जैसे कि गले की खखार है, गले के अंदर जो भी आपका स्पूटम निकल के आ रहा है उसी का हम लेते हैं। नजल स्वैब है उसको हम यूज़ करते हैं। CSF है वो लेते हैं, या ब्लड लेते हैं। ये CSF मतलब कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो स्पाइन के अंदर का पाया जाने वाला फ्लूइड है, स्पाइन और ब्रेन में जो चलता है, और फिर या तो ब्लड लेते हैं। ठीक है। नोज़ में अगर साइनोसाइटिस, क्योंकि साइनोसाइटिस भी कॉज करता है, तो नज़ल स्वैब ले लेते हैं, माउथ का स्वैब ले लेते हैं, टंग का स्वैब ले लेते हैं, या फिर थ्रोट का स्वैब ले लेते हैं। यहाँ से स्वैब कलेक्ट कर लेते हैं, या स्पूटम ले लेते हैं, या फिर CSF फ्लूइड लेंगे। जहाँ पर जिस तरह का आपको इन्फेक्शन लगेगा जहाँ, आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ से इसका स्वैब का कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएं, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में किस तरीके से आपको मालूम चलेगा कि ये इस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसका टाइटर करेंगे, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन का, लाइसिन O का टाइटर अगर आप ध्यान देंगे, तो इसमें जो डाइल्यूशन का रेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है कि डाइल्यूशन 1:200 में है। तो इसका मतलब है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। 1:200 से ज़्यादा। ठीक है। 1:200 का अगर डाइल्यूशन अगर आ रहा है तो इसका मतलब है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। और अगर डाइल्यूशन का रेट 1:286 है या इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है रूमेटिक एक्टिविटी है। रूमेटिक एक्टिविटी मतलब कि रूमेटिक अर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटिक डिजीज़ की तरफ जा सकता है ये। तो इसके डाइल्यूशन का जो रेट है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये 1:200 के आसपास है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, और 1:286 या उससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो आप ये समझिए कि रूमेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और बैक्टीरिया के बारे में लेकर आएंगे, और उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि वो बैक्टीरिया क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। तब तक के लिए शुक्रिया।